2018 की याद होगी आपको, जब आरबीआई ने भारत में क्रिप्टो बैन कर दिया था। भले ही 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया, लेकिन अगर आप 2018 से पहले से हो क्रिप्टो में तो आपको पता होगा कि उस टाइम कितना इजीली अवेलेबल था क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए बैंकिंग सर्विसेज, और कस्टमर को डिपॉजिट और विड्रॉ करना क्रिप्टो एक्सचेंजेस से 2 मिनट लगते थे सब करने में। लेकिन 2018 के उस बैन की वजह से क्रिप्टो एक्सचेंजेस में डिपॉजिट और विड्रॉल की तो हालत बैंड बजा दी। 20 में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन हटा दिया, लेकिन फिर भी बैंक्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस से कम्प्लीटली मुंह मोड़ के बैठे थे। हमें नहीं पता तुम कैसे दोगे सर्विसेज, तुम अपना इंतज़ाम खुद करो, बैंक्स तुम्हें सर्विसेज नहीं देंगे किसी भी तरह की। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को बैंक्स की तरफ से नोटिस भी आए थे 2018 क्रिप्टो बैन का, आरबीआई के उस नोटिस का हवाला देते हुए कि तुम क्रिप्टो में डील कर रहे हो, तुमको जेल होगी। 21 में आने वाला था वैसे ये जेल वाला बिल कि क्रिप्टो में ट्रेड करने वाले को सज़ा होगी और पेनल्टी होगी, लेकिन नहीं आया ये बिल पार्लियामेंट में। 22 में गवर्नमेंट ने लगा दिया 30% का टैक्स, 1% TDS, फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब आपको पता होंगी। लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि इंडिया में क्रिप्टो के थोड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि FIU रजिस्ट्रेशन वाला जो सीन स्टार्ट हुआ है। क्योंकि सोचो, अगर क्रिप्टो रेगुलेट हो जाता है इंडिया में तो क्रिप्टो ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये एक आम बात हो जाएगी यहाँ। लेकिन समस्या यहाँ है कि आरबीआई तो शुरू से ही सीधा क्रिप्टो को बैन करना चाहता है। 2018 में भी जब ये बैन हुआ था, आरबीआई ने बैन किया था, और उस टाइम से ही उनका वही स्टेटमेंट आ रही है कि जो भी पब्लिक क्रिप्टोज़ हैं, जो भी प्राइवेट क्रिप्टोज़ हैं वो बैन होनी चाहिए। तो सारी ही क्रिप्टो तो प्राइवेट है। अगर कोई पब्लिक क्रिप्टो, पब्लिक कोई चीज़ होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, तो फिर वो तो पूरा जो क्रिप्टो का एसेंस है वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बार आरबीआई मेनली टारगेट कर रहा है स्टेबल कॉइन्स को। उनको लग रहा है कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बिगाड़ सकता है। प्लस जो एक ज़रूरी चीज़ वो है कि स्टेबल कॉइन्स की वजह से उनका सीजनियोरेज इनकम जो है उसका लॉस होगा बहुत ज़्यादा। ये इनकम क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो 10 रुपये का नोट है, उसको बनाने में, क्रिएट करने में कितना खर्चा आया है, तो वो जो डिफरेंस है वो बैंक की इनकम होती है, सेंट्रल बैंक की इनकम होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन मान के चलो, अगर स्टेबल कॉइन्स मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो अब ना तो पेपर लगेगा नोट छापने के लिए, ना इंक लगेगी, ना प्रिंटर्स लगेंगे, तो चार्जेस किस बात के होंगे, तो उनकी जो इनकम है उस पर ये लॉस आएगा। तो इतने सालों में पहली बार सेबी ने क्रिप्टो को लेके अपना मुंह खोला है। आज तक उन्होंने क्रिप्टो के बारे में कोई बात नहीं करी। उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट को ये क्रिप्टो रेगुलेट करने के लिए कोई एक नया अलग से डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो भी ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट में हैं जो किसी न किसी तरह से फाइनेंस को रेगुलेट करते हैं, वही लोग आपस में मिलजुल के इस चीज़ को संभाल लेंगे। जैसे कि आरबीआई संभाल लेगा स्टेबल कॉइन्स को, बिल्ली रखवाली कर लेगी दूध की, IRDA जो है वो अगर क्रिप्टो के अंदर कभी इंश्योरेंस वाला कोई प्रोडक्ट आते हैं उनको संभाल लेंगे, PFRDA जो है वो पेंशन रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं क्रिप्टो में तो उनको संभाल लेंगे। और जैसे SEC US में संभालती है क्रिप्टो को, वैसे ही सेबी इंडिया में इनको जो ICOs हुए हैं, जो पब्लिक सेल्स हुई हैं, उनको सिक्योरिटीज मान के उनकी तरह संभाल लेंगे। तो अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग क्या करके मानेंगे? आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्रिप्टो के साथ क्या होने वाला है? आपकी जो भी भावनाएं आ रही हों उनको कमेंट्स में उड़ेल दो, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। और हाँ, इस पूरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है रियूटर, और अगर उनका आर्टिकल पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।